Hello, students. Today we will read our topic number 5, a changing countryside of our in theme 2, king, farmers, and towns. Before it, we have focused on different dynasties and how they set up their rules, when they set up their rules, and how they became powerful among their subjects. And in this topic we will read what was the effect on the ordinary people. Generally, historians, they were unable to find out about the life of ordinary people. Why? Because history only focus on the great rulers and their activities and their conquest and their policies, but very little resources or and taxes they say about the ordinary people. सो आज हम ऑर्डिनरी लोग राजाओं की इन सत्ता के विषय में, इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में क्या सोचते थे, कैसे इनको देखते थे, क्या इनके प्रति विचारधारा थी। तो नॉर्मल लोगों का, जो ऑर्डिनरी लोग थे, उनका नज़रिया पढ़ेंगे कि उनका क्या नज़रिया था, वो अपने राजा के विषय में क्या सोचते थे। क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में धीरे धीरे बड़े बड़े साम्राज्य उदय हो चुके थे और सभी राजा एक जैसे नहीं थे। सभी राजा हर रूलर की अपनी कुछ स्पेसिफिक उसकी अचीवमेंट्स रही हैं, लेकिन कुछ कॉमन पॉलिसीज़ थी जो सभी राजा अडॉप्ट किया करते थे, जैसे टैक्स वसूलना, क्योंकि उनको धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रास के अकॉर्डिंग ये निर्देश दिया गया था कि आपको टैक्स वसूलना है, आपको अपने प्रजा की रक्षा करनी है। तो इसलिए कुछ उनके कॉमन टास्क थे, लेकिन इन टास्क को करते हुए भी कुछ रूलर्स ने बहुत ही सिंपैथी के साथ अपनी प्रजा को रखा था और उनके लिए, उनके हित में काम किए थे। और कुछ जो थे वो इन चीज़ों से अनजान और अपनी जनता पर टैक्स थोपते जा रहे थे और उनसे जो जनता थी वो उनको क्रिटिसाइज़ भी किया करती थी। तो जनरली हमको इनके ऑर्डिनरी लोगों के थॉट्स और उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जातक टेल्स हैं जो कि 6th सेंचुरी BCE में लिखी गई, फर्स्ट मिलेनियम CE में जो लिखी गई, उससे हमको पता चलता है कि उनकी क्या सोच थी। What did the subjects think about their rulers? Obviously, inscriptions do not provide all the answers because inscriptions are written by the court authors and under the supervision of king, and king generally his achievements, his conquest, about his achievements and conquest we can see, we can find out the information फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन हमको ऑर्डिनरी लोगों के बारे में जानकारी नहीं देते हैं। इनफैक्ट ऑर्डिनरी पीपल रेयरली लेफ्ट अकाउंट्स ऑफ देयर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस। नेवरदलेस, historians have tried to solve this problem by examining stories contained in the anthologies such as जातकास and the पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियाँ आपने भी पढ़ी होंगी। तो जातक टेल्स और पंचतंत्र की कहानियों से ऑर्डिनरी लोगों के व्यूज़ को हिस्टोरियंस ने टेक आउट किया है और राजा के विषय में उनकी सोच का पता लगाया है। राज व्यवस्था के बारे में वो क्या सोचते थे उसके बारे में पता लगाया है। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज प्रोबेबली ओरिजिनेटेड एज पॉपुलर ओरल टेल्स
दैट वर लेटर कमिटेड टू राइटिंग, बाद में उनको लिखा भी गया, पहले ये कहानियाँ सारी मौखिक थी। द जातक टेल्स वर रिटन इन पाली लैंग्वेज में मिलती हैं, और जातक टेल्स स्पेशली जो थी वो बुद्धा के लाइफ और उनकी जो उन्होंने भ्रमण किया, वो जगह जगह जो अपने प्रीच करते थे लोगों को, टीच करते थे लोगों को, उनके टीचिंग्स के बारे में पर आधारित हैं ये जातक टेल्स। सो दीज वर फाउंड इन पाली लैंग्वेज एंड अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम CE। वन स्टोरी नोन एज गंधतिंदु जातका, ये जातक टेल्स, जातकास का नाम है गंधतिंदु जातक, describes the plight of the subjects of a wicked king. This include elderly women and man, cultivators, herders, village boys, and even animals. When the king went to disguise to find out what his subject thought about him, each of them cursed him for their miseries. और उससे क्या कंप्लेन की? ये एक ऐसे शासक की कहानी कहती है गंधतिंदु जातका में, जो जिसके शासन प्रबंध के अंदर उसकी प्रजा दुखी थी, और इसमें हर एज क्लास के लोग थे। और वो जब राजा ने उनको पता लगाया कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारी कंप्लेंट के साथ उसको एक विक्ड किंग बताया, और उससे कंप्लेंट की दैट दे वर अटैक्ड बाय द रॉबर्स एट नाइट एंड टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द डे। मीन टू से दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ द रूलर्स। उस राजा के शासन से खुश नहीं थे, और वो उसके द्वारा इम्पोज किए गए टैक्स के नीचे दबे हुए थे। और जिस तरीके से इस कहानी में एक किंग को चित्रित किया गया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, तो इससे पता चलता है कि जिस रूलर के बारे में बात हो रही है वो बहुत ही केयरलेस था, स्पेशली अपनी प्रजा के लिए, केवल टैक्स कलेक्ट करना जानता था। टू एस्केप फ्रॉम दिस सिचुएशन, पीपल अबैंडन्ड देयर विलेज एंड वेंट टू लिव इन द फॉरेस्ट। और उसकी टैक्स कलेक्शन से बचने के लिए, रॉबरी से बचने के लिए, लोग अपने घरों को छोड़ के उन्हें जाना भी पड़ता था, और वो भागकर जंगलों में छुप जाते थे। As this story indicates, the relationship between a king and his subject, especially rural population, could often be strained. Kings frequently tried to fill their coffers by demanding high taxes, and peasants particularly found such demands oppressive. हमेशा राजाओं और किसानों के बीच में एक ऑप्रेसिव इशू रहा है कि राजा ने जब से अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया, तो उसको अपने रॉयल मेंटेनेंस के लिए हमेशा टैक्स लगाने की ज़रूरत पड़ी, और कई बार राजाओं ने हाई टैक्स जनता पे इम्पोज किए, और जनता और पीजेंट्स ने हमेशा उसको अपोज किया। तो इसलिए जो पीजेंट्स का जो व्यू है वो राजा के प्रति इस तरीके का था। हालांकि कुछ राजा उदार भी थे जो टैक्स को माफ़ कर दिया करते थे या अपनी जनता को सपोर्ट किया करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने मिनिस्टर्स को, अपने टैक्स कलेक्टर्स को हिदायत देते थे टैक्स कलेक्ट करने की बाय हुक एंड क्रुक, और वो इस तरीके के उनके जो राज्यकाल में पीजेंट इस तरीके से अपोज करते थे। Escaping into the forest remained an option as reflected in the Jataka's story. Meanwhile, the other strategies aim at increasing production to meet growing demand for tax also came to be adopted. तो जब राजाओं का शासन इस तरीके से स्थापित होना स्टार्ट हुआ, उन्होंने अपने पीजेंट्स पर टैक्स लादने स्टार्ट किए, तो टैक्स से बचने के लिए उन्होंने दो तरीके अपनाए रूरल गांव के लोगों ने। एक तो वो राजा को अपोज करते थे और वनों में भाग जाते थे, और दूसरा कि वो
ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें ऐसे तरीके अपनाते थे। तो उत्पादन के उन्होंने कौन से तरीके अपनाए, किन स्ट्रेटजीज से उन्होंने प्रोडक्शन लेवल हाई किया कि वो अपनी इनकम भी कमा सकें और प्लस राजा को प्रॉपर टैक्स भी दे सकें, वो हम आगे वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। स्ट्रेटजीज फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, इसमें हम 3 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है यूज़ ऑफ आयरन प्लग-शेयर, दूसरा है ट्रांसप्लांटेशन, हो एग्रीकल्चर और यूज़ ऑफ इरिगेशन। तो जो उपज को बढ़ाने, प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के जो तरीके पीजेंट्स ने अपनाए थे, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है यूज़ ऑफ आयरन प्लग-शेयर। लेकिन आयरन प्लग-शेयर हर एरिया में कारगर नहीं था। ये उन एरियाज़ में काम करता था जिन एरियाज़ में रेनफॉल अच्छी होती थी और जहाँ की सॉइल जो है वो नमी लिए हुए होती थी। जो अदर जो सेमी एरिड रीजन थे, जैसे पंजाब राजस्थान के जो हिस्से थे, उनमें आयरन प्लग-शेयर इतना कारगर साबित नहीं हुआ और बहुत बाद में जाकर आयरन प्लग-शेयर का इस्तेमाल किया गया। दूसरा था ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें धान की रोपाई की जाती है और पैडी कल्टीवेशन किया जाता है। इसके ज़रिए भी पीजेंट्स ने उपज बढ़ाने का एक तरीका, एक स्ट्रेटजी अपनाई, जो उन एरियाज़ में कारगर थी जहाँ पर वाटर बहुत ही अबेंडेंट मात्रा में अवेलेबल था। सेमी एरिड रीजन में ऐसे ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ती थी। नेक्स्ट आता है इसमें हो एग्रीकल्चर उन एरियाज़ में कारगर था, जैसे थोड़े से हिली एरियाज़ होते हैं, उनमें जो प्लो का यूज़ कम और हो एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, हो एग्रीकल्चर, कुदाल से खेती किया करते थे। वहाँ पर हल उतना कारगर नहीं था, उतना सक्सेसफुल नहीं था कल्टीवेशन के लिए। तो स्पेशली जो ईस्टर्न एरियाज़ हैं, जो हिली एरियाज़ हैं, उनमें हो एग्रीकल्चर की जाती थी। और इसी स्ट्रेटजीज़ प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज़ करने की स्ट्रेटजीज़ में ही यूज़ ऑफ इरिगेशन मेथड भी आता है, कि प्रॉपर इरिगेशन के लिए वेल्स के ज़रिए, टैंक्स के ज़रिए, रिजर्वर्स के ज़रिए और कैनल्स के ज़रिए इरिगेशन की जाती थी और कल्टीवेशन किया जाता था।